Let's Mike Nari News. रजिया सुल्तान। कहानी शुरू होती है वर्ष 1206 से, जब मोहम्मद गोरी भारत में अपने विजित क्षेत्रों को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले कर वापस लौटा। यहीं से भारत में गुलाम वंश की नींव रखी गई। परंतु 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई और गद्दी पर बैठा उनका बेटा आराम शाह, जो नाकाबिल साबित हुआ। नतीजतन कुतुबुद्दीन का दामाद इल्तुतमिश सत्ता पर आसीन हुआ। दिल्ली की मशहूर कुतुब मीनार की शुरुआत तो ऐबक ने की थी, लेकिन उसे मुकम्मल करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है और यहीं से हमारी नायिका रजिया सुल्तान की यात्रा शुरू होती है। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया। इल्तुतमिश के 11 बेटे थे, लेकिन उनमें से कोई भी रजिया की तरह बुद्धिमान और साहसी नहीं था। वो बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और शासन की बारीकियों में पारंगत थी। इल्तुतमिश को अपनी बेटी की काबिलियत पर इतना भरोसा था कि उन्होंने उसे दरबारी बैठकों में शामिल करना शुरू कर दिया और कई बार शासन की जिम्मेदारियां भी सौंपी। ये बात दरबारियों और रजिया के भाइयों को नागवार गुजरने लगी। उन्हें लगा कि एक महिला को, वो भी उनकी बहन को, उत्तराधिकारी बनाना उनका अपमान है। दरबार में साजिशें शुरू हो गई और इल्तुतमिश पर दबाव बना कि वो अपना निर्णय बदल ले। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया की जगह उनके भाई रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाया गया, लेकिन वो अय्याश, निर्दयी और अक्षम निकला। असल सत्ता उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में थी, जिसने महल के भीतर विरोधियों का खात्मा शुरू कर दिया। दरबारियों को जल्द ही समझ आ गया कि एक अयोग्य पुरुष के बजाय एक योग्य महिला शासन के लिए बेहतर है। अंततः वर्ष 1236 में रजिया सुल्तान को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया गया। वो इस्लामी दुनिया की पहली महिला शासक बनी। सिंहासन पर बैठते ही रजिया ने पुरुषों जैसे वस्त्र पहनने शुरू किए और शासन की बागडोर सख्ती से संभाली। उन्होंने अपने नाम के सिक्के चलवाए, न्याय व्यवस्था को बेहतर किया और प्रशासन में कुशल अफसरों की नियुक्ति की। लेकिन एक औरत को सत्ता में देखना पुरुष वर्चस्व वाले समाज को स्वीकार नहीं था। कभी नहीं, आज भी नहीं और तब भी नहीं। दरबारियों और तुर्क अमीरों ने उनके खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दी। रजिया पर एक और वार हुआ, याकूत नामक एक हबशी गुलाम को लेकर। रजिया ने उसे अस्तबल प्रमुख से अमीर उमरा तक का ओहदा दिया, एक ऐसा पद जो केवल तुर्क अमीरों को मिलता था। ये बात दरबारियों को खटकने लगी। रजिया और याकूत के संबंधों को लेकर अफवाहें फैलने लगी। ये उनकी छवि को धूमिल करने की साजिश थी। इसी साजिश में शामिल था पंजाब का गवर्नर अल्तुनिया, जो रजिया से विवाह करना चाहता था। इनकार के बाद उसने विद्रोह कर दिया और रजिया तथा याकूत पर अवैध संबंधों के आरोप लगाए। जब रजिया ने अल्तुनिया के विरुद्ध मोर्चा खोला तो उसके ही कई सेनापति गद्दार निकल गए। याकूत की हत्या कर दी गई और रजिया को बठिंडा जेल में डाल दिया गया। कुछ समय बाद रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। दोनों ने साथ मिलकर दिल्ली पर फिर से चढ़ाई की, लेकिन सफलता नहीं मिली। दोबारा युद्ध की कोशिश में रजिया के सैनिकों ने उसका साथ छोड़ दिया और वो जंगलों में भटकती रही। अंततः इन्हीं जंगलों में उनकी हत्या कर दी गई। रजिया एक सक्षम, न्यायप्रिय और दूरदर्शी प्रशासक थी। यदि रजिया को विद्रोहों और षड्यंत्रों से जूझने के बजाय शांति से शासन का अवसर मिलता तो यकीनन वो इतिहास की महान शासकों में शुमार होती। लेकिन क्या कहानियां यहीं खत्म हो जाती हैं? नहीं। हर उस लड़की की आंखों में जो अपने सपनों के लिए लड़ती है, हर उस औरत की आवाज में जो समाज की बेड़ियों से टकराती है, रजिया आज भी जिंदा है। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो इसे बाकी लोगों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए और हाँ, सवाल करते रहिए, क्योंकि बदलाव उसी से आएगा। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.
Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect and let's mic. भारत विविधता का देश है। जाति, भाषा, संस्कृति और परंपराओं में अद्भुत विविधता। लेकिन जब यही विविधता भेदभाव का रूप ले ले तो सवाल उठता है कि क्या वाकई हम सब बराबर हैं? एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से आई महिलाएं जब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे महानगरों में बसती हैं तो उन्हें रोज भेदभाव, छेड़छाड़ और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, और ये सब अपने ही देश में। नमस्कार, लेट्स माइक किशोर नारी न्यूज के साथ मैं हूं प्रदक्षिणा। यूं तो महिलाओं के साथ गलत व्यवहार होना, छेड़छाड़ होना अनफॉर्चुनेटली हमारे देश का नॉर्मल है, लेकिन यहाँ अलग और ज्यादा गलत बात यह है कि इन्हें अपनी नेशनैलिटी के आधार पर निशाना बनाया जाता है। इन पर यौन शोषण की कोशिशें भी ज्यादा होती हैं क्योंकि सौम्य स्वभाव के चलते इन्हें सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए हर रोज अपनी भारतीय होने की पहचान साबित करना एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। वो कैसे दिखते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, और हर ऐसी छोटी बड़ी बात के लिए उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है। और ये डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव अब हद पार करने लगा है। दिल्ली जैसे शहर में पढ़ने आई नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की घटनाएं ज्यादा होती हैं, बल्कि उन्हें अक्सर चाइनीज, मोमो, चिंकी, कोरोना, नेपाली और नूडल जैसे भद्दे और अपमानजनक शब्दों से परेशान किया जाता है। कई बार लोग उनका पीछा करने लगते हैं, फोटो खींचने और फोन नंबर देने के लिए दबाव डालते हैं, थाईलैंड का माल कहकर रेट पूछने लगते हैं, जो कि सीधे सीधे सेक्सुअल हैरेसमेंट है। कई मामलों में अपने राज्य का नाम मणिपुर या नागालैंड आदि बताने पर भी लोग जानबूझकर अगला सवाल यही करते हैं, विच कंट्री, यानी किस देश से हो। सोचिए, अपने ही देश में आपको कोई विदेशी कहे, चीनी या कोरोना कहे तो कितना बुरा लगेगा। और इस तरह की हरकतें करने वाले लोग कोई अनपढ़ नहीं, बल्कि कॉलेज जाने वाले लड़कों से लेकर दफ्तरों में काम करने वाले प्रोफेशनल्स तक होते हैं। हालांकि इस भेदभाव का शिकार सिर्फ लड़कियां ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट से आए लड़के भी होते रहते हैं। इन प्रताड़नाओं से परेशान होकर कई बार ये लोग एंजाइटी, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। स्टूडेंट्स क्लासेस जाने से कतराने लगते हैं या अपना चेहरा छुपा कर जाते हैं। 215 से ज्यादा अविवाहित महिलाओं के ग्रुप पर किए गए एक अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि 60% महिलाएं रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे भेदभाव का शिकार होती हैं। इनमें से ज्यादातर महिलाएं या तो ग्रेजुएट हैं या प्रोफेशनल डिग्री धारी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें विदेशी समझकर देखा जाता है। 27% को टैक्सी या ऑटो चालकों द्वारा ठगा जाता है। 26% को छेड़छाड़ और अश्लील टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। 27% को विदेशी समझकर अपशब्द कहे जाते हैं। 14% को दुकानदार अधिक दाम लेकर ठगते हैं। और रहने की जगह ढूंढना वो किसी जंग से कम नहीं है। रहने के लिए मकान ढूंढना पूर्वोत्तर की महिलाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। एक सर्वे की माने तो 26% को किराए पर घर मिलने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। 23% को मकान मालिकों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है और 4% को नॉर्थ ईस्ट के होने की वजह से किराए पर मकान देने से मनाही कर दिया जाता है। अब समस्या हो तो पुलिस के पास मदद के लिए जाना पहला समाधान होता है, लेकिन यह भी जान लेते हैं कि पुलिस के पास जाना इनके लिए उम्मीद है या निराशा। सर्वेक्षण में भाग लेने वाली महिलाओं में से 42% ने मौखिक दुर्व्यवहार, 26% ने छेड़छाड़ और 23% ने मकान मालिकों द्वारा उत्पीड़न की शिकायत की। और चौंकाने वाली बात यह है कि 80% महिलाओं ने पुलिस से संपर्क नहीं किया और जिन्होंने किया उन्हें भी संतोषजनक अनुभव नहीं हुआ। इन महिलाओं में से अधिकांश छात्राएं थी, जबकि अन्य शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर,
सरकारी कर्मचारी, कॉल सेंटर कर्मचारी और ब्यूटिशियन के रूप में काम कर रही थी। इनमें से 60% महिलाएं बेहतर नौकरी के अवसरों की तलाश में अपने घरों से बाहर निकली थी। ये सर्वेक्षण दर्शाता है कि पूर्वोत्तर भारत की महिलाएं अपने ही देश में नस्लीय और सांस्कृतिक भेदभाव का सामना कर रही हैं, जिससे उनकी सुरक्षा और आत्मसम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आप जानते हैं कि लड़कियां क्यों आती हैं इन शहरों में अपना शहर छोड़कर। जाहिर सी बात है, 60% लड़कियां आती हैं बेहतर नौकरी की तलाश में, 13% आती हैं बेहतर शिक्षा के लिए, 14% साथियों के दबाव में और 5% कई मामलों में सुरक्षा की तलाश में। पूर्वोत्तर की महिलाएं केवल एक क्षेत्र विशेष से आती जरूर हैं, लेकिन वो भी इस देश की बेटियां हैं, उतनी ही जितनी हम या आप में से कोई है। अगर उन्हें उनके ही देश में शक, भेदभाव और असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है, तो यह हमारे सामाजिक ताने बाने पर गंभीर सवाल उठाता है। समय आ गया है कि हम ना सिर्फ नीति बल्कि मानसिकता में भी बदलाव लाएं, ताकि हर भारतीय हर जगह सम्मान के साथ जी सके, क्योंकि अपने देश में कोई भी अजनबी नहीं होना चाहता। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.